नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज अपने पेपर सॉल्यूशन करेंगे एनपीसीएल काकरापारा का जो 29 दिसंबर 2023 को हुआ था पेपर। उसके पेपर को हम आज पूरा सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उस टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिशियन के, तो वो आज मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने पेश करूँगा। मैं यहाँ पर आपको बोल के बताऊँगा कि क्वेश्चंस, और उसके आंसर भी बताऊँगा आपको, लिख के नहीं बताऊँगा, आपको बस सुनना है। तो मैं आपको यहाँ पर बोल के दिखाऊंगा क्वेश्चंस, और उसका आंसर भी यहाँ पर साथ के साथ ही रिपीट करूँगा। तो आप जो भी है आपके कहीं भी लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, जो लास्ट ईयर जो हुआ था, क्योंकि पिछली बार तो ऑफलाइन पेपर हुआ था, इस बार ऑनलाइन पेपर होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं या ना मिल सकते हैं। आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि किन किन टॉपिक से वहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, और कहाँ से मतलब किस लेवल का पेपर रहता है, वो लेवल आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हर एग्ज़ाम का ये रहता है कि प्रीवियस ईयर का पेपर हम सॉल्यूशन करते हैं, तो वो मतलब मैटर करता है वहाँ पर, क्योंकि वो कहाँ से पेपर उठाते हैं और क्या सिलेबस रखते हैं, मतलब क्या लेवल का क्वेश्चन रहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है हमेशा। तो मैं आज इसी वीडियो के माध्यम से ये सॉल्यूशन कराऊंगा आपको कि एनपीसीएल जो काकरापारा में कि प्रीवियस ईयर में जो कैसे क्वेश्चन आए थे, वो यहाँ पर आपको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी है 20, 30, 40 जितने भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिख रखे हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो की बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हर एनपीसीएल की जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है छोटी मोटी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूं। तो ये आज का पेपर भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। या आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर है। मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी चांस कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो मैं कैसे भी करके आपके साथ को पहुँचा दूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका अपना कि गैल्वेनाइज आयरन में कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था वहाँ पर कि गैल्वेनाइज आयरन होता है, उसमें हम कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जिसका आंसर है कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स के रूप में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 0 वाट का लैंप कितनी ऊर्जा खपत करता है, ठीक है। तो 0 वाट का लैंप यहाँ पर कितनी ऊर्जा खपत करता है, ठीक है। तो सबसे पहले थे हमें कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 5 से 7 वाट यहाँ पर ऊर्जा की खपत करता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर 5 से 7 वाट ये ऊर्जा की खपत करता है 0 वाट का लैंप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 30 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि जल में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, ठीक है। तो जल में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस के द्वारा ही हम यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो भी देखें तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस के द्वारा होता है, ठीक है। 2 ही आयंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना ट्यूबलाइट में चौक का क्या कार्य होता है। चौक मतलब ट्यूबलाइट में चौक क्या काम करता है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट में चौक क्या कार्य करता है। ट्यूबलाइट में चौक धारा को सीमित करता है, ठीक है। तो क्या करता है, धारा को सीमित करता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है धारा को सीमित करना ही इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना मिली ओम का सटीक मान कौन माप सकता है, ठीक है। मिली ओम का सटीक मान कौन। तो यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत सारे दे रखे थे, मल्टीमीटर ये थे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन था यहाँ पर शंट ओम मीटर। तो शंट, क्योंकि जो ऐसे तो केल्विन डबल ब्रिज विधि से हम यहाँ पर नापते हैं ना, जो कम से कम मान होता है, ठीक है, जो 1 ओम से कम होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें वो नहीं दे रखा था, यहाँ पर शंट ओम मीटर दे रखा था। तो हम इसका राइट आंसर ही शंट ओम मीटर रहेगा, ठीक है। शंट ओम मीटर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो शंट ओम मीटर यहाँ पर राइट आंसर था, और यही माना था डिपार्टमेंट ने भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श धारा स्रोत का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। इसमें आदर्श धारा स्रोत का प्रतिरोध क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन का अपने आदर्श धारा स्रोत का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आदर्श धारा स्रोत का प्रतिरोध जो अनंत होता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। वहीं अगर आपको कमेंट में बताना है इसमें कि आंतरिक चालकता क्या होती है इसकी, ठीक है। आदर्श धारा स्रोत की आंतरिक चालकता क्या होती है, आप कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपना डीसी इंडक्टर पर कौन सा प्रभाव करता है। मतलब जो इंडक्टर है उस पर डीसी रहती है साइड, तो उस पर कौन सा प्रभाव क्या होता है उसका ना, इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी में हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट की तरह वो व्यवहार करता है, ठीक है। क्या शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर राइट आंसर का शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, संधारित्र को कहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो संधारित्र कैपेसिटर है उसको कहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर इंडक्टर के जो टर्मिनल है उस पर इंडक्टर के टर्मिनल पर कैपेसिटर को लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपना, ALCB का कार्य क्या होता है, ठीक है। जो ALCB, आप सबसे पहले आप कमेंट में बताएं ALCB की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो LCB क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कोई मतलब शॉर्ट जो मतलब लीकेज करंट रहता है उसके कारण काम आता है, ठीक है। तो इसका राइट ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम समय में बैटरी को कौन चार्ज करता है, ठीक है। कम समय में बैटरी को कौन चार्ज करता है, इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो कम समय में रहता है कि बूस्टर चार्ज विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। कम समय में अगर किसी बैटरी को चार्ज करना है तो हम बूस्टर चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नहीं, एक और आपको कमेंट में आपको क्वेश्चन बताना है जो अधिक समय लेता है ना, कम धारा और अधिक समय लेता है, वो कौन सी विधि में हम लेते हैं बैटरी चार्ज करने में ना। तो आप कमेंट में बताएं, इसका आंसर बताएं कमेंट में कि ये कौन से विधि इस्तेमाल होती है, अधिक समय और कम धारा, ठीक है। इसका आंसर बताएं कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 अपना, 2 कैपेसिटर 10 मतलब फैराड के समांतर में है और 2 वोल्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका आवेश क्या होता है, ठीक है। तो इसका आवेश निकालना अपन को ना, फिर सबसे बात है कैपेसिटर में क्या विधि होती है। कैपेसिटर क्या होता है, समांतर में होते हैं तो इनको जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर वहीं सीरीज में होते हैं तो ये भाग में मतलब डिवाइडेशन, मतलब प्रतिरोध और कैपेसिटर इनके फॉर्म जो भी निकालने का फॉर्मूला होता है उल्टे इन्वर्सली होता है, ठीक है। तो क्या समांतर में क्या होता है, कैपेसिटर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 फैराड के दे रखे 2 के हैं, तो 10 फैराड क्या हो जाएगा, तो टोटल कैपेसिटर क्या हो जाएगा अपना 20 फैराड हो जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज क्या दे रखी है 2। तो इसका मात्रा क्या होता है, आवेश निकाल करने का मात्रा क्या होता है, आवेश इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV, मतलब आवेश इक्वल टू कैपेसिटर इनटू वोल्टेज, ठीक है। फिर जो भी है तो Q इक्वल टू CV होता है। तो हमारे पास तो Q निकालना हमको, CV क्या C दे रखा हम उनको, कैपेसिटर दे रखा 20 फैराड आया था हमारा, और वो वोल्टेज क्या है 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 गुलाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 40 गुलाम हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में वहाँ पर एक था, इसमें हिंदी में तो ये ऐसा दिख रखा था और इंग्लिश में वहाँ पर अलग दे रखा था, ठीक है। लैंग्वेज अलग दे रखी थी, तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन को बोनस मार्क की तरह दिया था, सबको इसमें नंबर दिया था। क्योंकि आप देखा, आपने बहुत से नोटिफिकेशन में भी आप देखते होंगे कि वहाँ पर इंग्लिश को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया था, सबके लिए गलत मान दिया था क्वेश्चन को, और इसमें बोनस मार्क दिया था सभी को, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। तो ये क्वेश्चन था अपना 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 अपना कि एक स्विच, इसमें एक मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पर डायग्राम के आए थे। एक तो स्विच का डायग्राम आया था, 2 वे स्विच का डायग्राम दे रखा था, ठीक है। और एक मैग्नेटिक रिले का डायग्राम दे रखा था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो उसका डायग्राम दे रखा था। तो 2 डायग्राम थे यहाँ पर थे, तो 2 क्वेश्चन ये हो चुके अपने, टोटल 14 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पावर एंड वोल्टेज दे रखा था, मतलब पावर और वोल्टेज दे रखा था और रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में दे रखा था, वहाँ पर पावर भी दे रखी थी और वोल्टेज दे रखा था और रेजिस्टेंस निकालना था। अपन को फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V²/R, ये फॉर्मूला लगा के हम वहाँ पर आंसर निकाल सकते थे। तो ये चीज़ वहाँ पर थी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से हम वहाँ पर आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो डेटा नहीं है, लेकिन अपन फॉर्मूला, क्योंकि अगर वहाँ पर दे रखा था, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पर दे रखी थी, तो आप वहाँ पर वैल्यू रख के आपको ये फॉर्मूला लगा के वहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि XLP की फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है। XLP की फुल फॉर्म पूछी होती है यहाँ पर, तो आप इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि XLP की फुल फॉर्म क्या होती है। इसको आप कमेंट में छापें, इसको कमेंट में आप इसका मेंशन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 था अपना, लोहे को लेमिनेट क्यों किया जाता है, ठीक है। लोहे को लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो ठीक है। तो आपको पता है वो लोहे को मतलब भंवर द्वारा जो एडी करंट होता है उसको कम करने के लिए हम लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो है लोहे को लेमिनेट करते हैं भंवर द्वारा को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये राइट आंसर था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला था, अलग था कि जो प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या है। तो प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है, सबको पता है कि कैंडेला होती है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडेला होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, मतलब पैसिव एलिमेंट्स छांटने थे आपको, मतलब निष्क्रिय घटक छांटने थे यहाँ पर। तो इसमें जो आंसर बाकी और एक्टिव दे रखे थे, बाकी पैसिव यहाँ पर वैसे इंडक्टर दे रखा था, तो इंडक्टर यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। बाकी एक्टिव एलिमेंट दे रखे थे यहाँ पर, तो ठीक है, पैसिव एलिमेंट बेस इंडक्टर दे रखा था वहाँ पर, तो ये इंडक्टर यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है।
और इसमें एक और आया था कि पैसिव डिवाइस को भी मतलब छांटना था आपको ना, पैसिव डिवाइस कौन सा है इसमें, तो वहाँ पर अपन पैसिव डिवाइस नहीं, एक क्वेश्चन था कि पैसिव डिवाइस कौन सा नहीं है, एक क्वेश्चन ये था कि पैसिव डिवाइस कौन सा नहीं, तो यहाँ पर पैसिव डिवाइस दे रखे थे, उसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो धारा स्रोत है वो क्योंकि एक्टिव डिवाइस होता है, तो वहाँ पर मतलब ये पैसिव डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये था यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्यूबलाइट के समांतर संयोजन में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा होगा, NPCL में मतलब मैंने खुद ने देखा है कि 2 एग्ज़ाम में 2 या 3 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रोबोस्कोपिक जो भी इफेक्ट होता है उसके क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं, मतलब मैंने खुद ने देखा ये। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि जो ट्यूबलाइट के जो श्रेणी में हम संधारित्र जोड़ के इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, ट्यूबलाइट के हम समान श्रेणी में क्या बोलते हैं कैपेसिटर जोड़ के हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि R1 R2 दो प्रतिरोधों को श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध 4.5 ओम था। ठीक है, R1 R2 का जो श्रेणी मतलब हम सीरीज में जोड़ के उसका टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था 4.5 ओम आ रहा था। ठीक है, तथा अगर समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ रहा था। ठीक है, और समांतर में हम जोड़ते हैं उनको तो 1 प्रतिरोध आ रहा था। ठीक है, तो उसमें मतलब R1 और R2 का मतलब वैल्यू निकालनी थी अपन, R1 R2 की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो अपन उसमें ऑप्शन दे रखा था 1 ओम एंड 3.5 ओम। ठीक है, 1 ओम एंड 3.5 ओम को हम अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो 4.5 ओम आता है, और समांतर में जोड़ेंगे तो 1 ओम आएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर था इसका। ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि मतलब धारिता वाले संधारित्र की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगी, धारिता क्या होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वो निकालता ना अपन क्वेश्चन, मतलब धारिता अगर मतलब धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो हम मतलब धारिता यहाँ पर धारिता दे रखी थी, धारिता के अप्रोक्स में अगर हम दूरी को 2 गुना कर देते हैं तो धारिता क्या होगी यहाँ पर, ये क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, तो धारिता जो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और जो व्यास होता है मतलब दूरी होती है तो उनको मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन अगर दूरी 2 गुना कर रहे हैं तो जो धारिता होती है वो आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आधी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता। ठीक है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता, तो यहाँ पर आपको पता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस पे ओम का नियम लागू नहीं होता, तो यहाँ पर यही दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था कि सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूछा था कि फ्यूज वायर मतलब किसका बना होता है फ्यूज वायर में, तो हम जानते हैं कि लेड और टिन की मिश्र धातु होती है, उससे ही फ्यूज वायर बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। ठीक है अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, cos फाई की वैल्यू दे रखी है 0.7 दे रखी है, केवीए दे रखी है 28 दे रखी है, पावर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर निकालनी है। ठीक है, तो अपन को फॉर्मूला क्या है, P = VI cos थीटा। ठीक है, तो P क्या निकाल, अपन को पावर निकालता, P क्या है, VI की जो मतलब KVA, VI क्यों होता है, KVA होता है, तो V और V × I मतलब KVA, तो हमें KVA दे रखा था 28 दे रखा था, cos फाई की वैल्यू दे रखी है 0.7, हम 28 और 0.7 को गुणा करेंगे तो 9.66 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 9.66। ठीक है, नॉर्मली मतलब यहाँ पर डेटा दे रखा था, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, P = VI cos थीटा होता है, बस ये फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था यहाँ पर, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन था नॉर्मली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नहीं था प्रतिरोध निर्भर। अब ये क्वेश्चन यह था कि प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, एक क्वेश्चन था कि प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध किस किस पर कारकों पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्र में क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है। ठीक है, और तापमान पर निर्भर करता है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन इस पर आंसर ये ऑप्शन दे रखा था कि अनुप्रस्थ कास्ट के क्षेत्रफल पर निर्भर, अनुप्रस्थ कास्ट के क्षेत्रफल के आकार पर, तो आकार पर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आकार पर, अनुप्रस्थ कास्ट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, आकार पर यह निर्भर नहीं करता, तो यहाँ पर ये क्या मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सप्लाई से जोड़ने पर ईएमएफ प्रेरित होता है ना। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी को अगर सप्लाई से जोड़ देते हैं ना तो ईएमएफ किस पर प्रेरित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको ही पता होगा कि प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग पर यहाँ पर ईएमएफ प्रेरित होता है, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था यहाँ पर, शंट प्रतिरोध निकालने के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको वैसे इसका आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा। इसका आंसर मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पर, आपको इसका आंसर कमेंट में देना पड़ेगा, ठीक है। तो एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है? एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन 20 माइक्रो एम्पियर है ना, 50 माइक्रो एम्पियर है। सॉरी फॉर द वापस मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 माइक्रो एम्पियर है। 1 मीटर प्रतिरोध 1000 ओम है। यदि इसकी रेंज को बढ़ाकर 1 एम्पियर किया जाए तो लगने वाला शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। आप इसको वीडियो को वापस दोबारा देख के इसके क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। मैंने पूरा यहाँ पर क्वेश्चन बताया आपको। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर था ये कि कंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ठीक है। जो तो है ना, कंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, आपको पता ही होगा। इसके जो कंडक्टर होते हैं वो पीटीसी पे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे कार्य करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर कुचालक का और सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे कार्य करते हैं। और जो मैंगनीन और ये होती है तो 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट पे कार्य करती है, ठीक है। इसी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या क्या होती है? लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या क्या होती है? तो क्या सबको पता है कि पोलो की संख्या के समान होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? पोलो की संख्या के समान होती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पर, और क्वेश्चन बताता हूँ मैं यहाँ पर। नो लोड कंडीशन पर शंट मोटर में एयर गैप फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। क्या नो लोड कंडीशन है, ठीक है। नो लोड कंडीशन पर शंट मोटर में एयर गैप फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन भी यहाँ पर बढ़ता है, स्थिर है, घटता है या नॉनोमतीस, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैंने आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन बताए, क्या बताया? बढ़ता है, स्थिर है, घटता है या नॉनोमतीस, है ना। तो आप इसको कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आंसर आपको कमेंट में बताना, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो मैं इसका कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा आपको। अगर कोई तो राइट आंसर आपको वहाँ पर जरूर मिलेगा देखने को, आप बस कमेंट करें, ठीक है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन यहाँ पर था। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। ये तो सबको पता हुआ है, जो तैयारी कर रहे हैं उन बंदों को सबको पता है कि आंसर इसका ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो जो वेल्डिंग होती है अपन, उसमें वेल्डिंग जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। वेल्डिंग जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है? तो सबको पता होगा लैंप, इसमें लैंप वाइंडिंग होती है। लैंप वाइंडिंग यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काउंटर डीसी मशीन में पोल शू को कैसे लगाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? पोल शू को डीसी मशीन में जो पोल शू होते हैं वो कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसको ये है, इसका राइट आंसर है काउंटर संग स्क्रू होता है, उसके द्वारा हम इसको पोल शू को डीसी मशीन में जोड़ते हैं, ठीक है, काउंटर संग स्क्रू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, यदि वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन वहाँ पर ये दे रखा था कि रीडिंग नहीं देगा, ठीक है, रीडिंग नहीं देगा यहाँ पर, ये रीडिंग, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर आपको रीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये और नहीं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे, नहीं और भी है शायद, और क्वेश्चन और भी है, और क्वेश्चन भी है वहाँ पर, मैं और भी कराऊँगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर आपको पूरे टोटल जितने भी शायद मेरे पास 50 के लगभग 50 तो होंगे क्वेश्चन, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन कम होगा वाला, पूरे क्वेश्चन है, आप जरूर काउंट करना, मैं गिनती लेना भूल गया यहाँ पर, तो आप देखना वीडियो के एंड तक, इसमें जरूर क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंगल फेज ऊर्जा मापी का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वहाँ पर क्या था, सिंगल फेज ऊर्जा मापी का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो क्या होता है? प्रेरण का भी, ये इसका आंसर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है सिंगल फेज ऊर्जा मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है प्रेरण, ठीक है।
एक क्वेश्चन था यहाँ पर DOL स्टार्टर की क्षमता क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको DOL स्टार्टर जो होता है इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में डालनी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, आपको बस कमेंट में मेंशन करना है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसकी क्षमता क्या होती है, 5 HP तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 5 HP तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नियोन लैम्प का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, नियोन लैम्प का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, गैस आयनोजेशन ही इसका, ठीक है, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था शून्य शक्ति गुणांक किसका होता है, शून्य शक्ति गुणांक जीरो पावर फैक्टर किसका होता है, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर यहाँ पर दे रखा था, इंडक्टर और कैपेसिटर का जीरो पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था कि डीसी मशीन में सप्लाई किसके द्वारा दी जाती है, डीसी मशीन में होती है सप्लाई किसके द्वारा दी जाती है, तो कम्यूटेटर के द्वारा डीसी मशीन में सप्लाई दी जाती है, कम्यूटेटर के द्वारा, ठीक है। और क्या है, और कॉपर, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि कॉपर की शुद्धता जो प्योरिटी है कैसे जांचते हैं, ठीक है, कैसे जांचते हैं। तो इसमें एक तो इसमें और एक ऑप्शन बहुत सारे और भी दे रखे थे यहाँ पर। इसका तो एक तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, लेकिन वहाँ पर ये नहीं दे रखा था, वहाँ पर दे रखा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही वहाँ पर राइट आंसर था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही राइट आंसर माना गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका ये था, ठीक है। और ये क्वेश्चन था कि लैम्प का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, ठीक है। तो टंगस्टन का यहाँ पर लैम्प का फिलामेंट बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। और क्या था, हाँ एक ये क्वेश्चन था कि लेड एसिड बैटरी होती है ना, उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पंज लेड होता है यहाँ पर, ठीक है, स्पंज लेड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है स्पंज लेड, ठीक है। एक ये था, हाँ एक ही क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको लगता होगा मतलब 40 अप्रोच से क्वेश्चन ऊपर है मेरे पास, जितने भी लिखे हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन थे ये। तो मैंने सारे क्वेश्चन लिख कर गए थे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनसे। जो पेंसिल सेल होते हैं उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका होता है, ठीक है। जो पेंसिल सेल है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस चीज़ का होता है, तो यहाँ पर किसका होता है, ये होता है जिंक का होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर था, पेंसिल सेल में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक का होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ शुष्क सेल की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। तो ये थे आज के इतने सारे क्वेश्चंस NPCL काकरापारा के। जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं कायगा का भी यहाँ पर पेपर सोल्यूशन कराऊंगा, जो कायगा का भी 2022 में जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हो सकता है तो मैं यहाँ पर फीटर ट्रेड का भी लेके आऊँगा, वो जो काकरापारा का जो फीटर ट्रेड का जो पेपर हुआ था वो भी यहाँ पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा मैं, ठीक है। और फीटर ट्रेड का मेरे पास पेपर आ चुका है, मेरे किसी फ्रेंड ने दिया था, तो वहाँ पर पेपर आ चुका है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर जरूर करूँगा यहाँ पर। तो चैनल के साथ बने रहिए और NPCL की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था यहाँ पर। और काफ़ी आपके मन में भी चल रहा है, मेरे मन में भी चल रहा है कि ये सवाल कि NPCL कायगा का एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। NPCL कायगा का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो मेरे जहाँ तक कुछ फ्रेंड्स से बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जुलाई या अगस्त महीने में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। NPCL कायगा एग्ज़ाम जुलाई या जुलाई या अगस्त महीने में यहाँ पर एग्ज़ाम इसका करवा सकता है, ठीक है। तो ये तो ऑफिशियल तो है नहीं, ठीक है। ये कल से आप ये मत बोलना कि आपने बोला था एग्ज़ाम हुआ, मतलब जहाँ तक इन्फॉर्मेशन देखो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसके हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए कि आने वाले में ये हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए कि जुलाई और अगस्त महीने में आपको एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। यूँ नहीं कह होगा ही सही, हो सकता है। तो आप तैयारी करते रहें अपनी और तैयारी को और लेवल दें इससे अच्छा, ठीक है। तो ये पेपर था आज का। और कोई भी आपको मन में डाउट हो तो कोई भी इस पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में दें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के इसमें, तो मैं आपको हर मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा जो भी आपको ज़रूरत हो। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल रखे हैं, आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर पर्सनल बात करनी हो तो वहाँ पर आप भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज के वीडियो, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।